हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम के अंदर आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, ये हम आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसके अंदर पेमेंट की जाती है गुड्स या सर्विसेज के लिए इंस्टॉलमेंट में। ओके, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो तो उनकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करते हो। हायर परचेज सिस्टम ये वैसा नहीं है। हायर परचेज सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और उनकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज सिस्टम से अलग कैसे है? देखिए, जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने हायर परचेज और क्रेडिट सेल्स, ये दो चीज़ें हमने इनका डिफरेंस देखा था। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, आप गुड्स परचेज करते हो, एक प्राइस पे करते हो, ओब्वियसली वो कैश प्राइस से ज़्यादा होता है, और फिर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप उसकी पेमेंट करते हो। ऐसे ही कुछ क्रेडिट सेल में भी हो सकता है। आप उधार में कोई चीज़ खरीदते हो और मे बी सेलर उसकी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में आपसे ले, तो वो क्रेडिट सेल, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए आप अमेज़ोन से कोई चीज़ खरीदते हो और इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हो, तो वो एक तरह से इसी का एक एग्जाम्पल आप उसको बोल सकते हो। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, पता है क्या? हायर परचेज सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था, ओनरशिप जो है वो तब तक परचेजर के पास नहीं जाती जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। तब तक के लिए परचेजर के पास सिर्फ गुड्स की पोजेशन जाती है, ना कि उनकी ओनरशिप। उसका ओनर वेंडर ही रहता है। जबकि सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही गुड्स को सेल किया वैसे ही उसी टाइम पे गुड्स का पोजेशन प्लस उसकी ओनरशिप परचेजर के पास चली जाती है, भले ही सामने वाला जो है उसके लिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। तो दोनों के अंदर मेन बड़ा डिफरेंस यही था। सेम चीज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपका यही है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, परचेजर वेंडर से गुड्स खरीदता है। जैसे ही वो गुड्स का सौदा हो रहा है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने का मतलब है वेंडर ने जो भी गुड्स परचेजर को दिए हैं, इसके बाद परचेजर उन गुड्स का ओनर बन जाता है और उन गुड्स की पोजेशन भी परचेजर के पास चली जाती है। वेंडर और परचेजर के बीच में ये सेटिंग हो सकती है कि परचेजर जो है कुछ इंस्टॉलमेंट्स में 5-6 जितनी भी उनके बीच में आपस में ये चीज़ डिसाइड होती है, उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इन गुड्स के लिए पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट। तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और उसका प्राइस जो है वो एक्चुअल कैश प्राइस से बढ़ जाता है थोड़ा सा। ये इन दोनों के बीच का अरेंजमेंट है। हायर परचेज से ये सिंपल से इसलिए डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर परचेज के अंदर जैसे ही आप गुड्स जो है ना लेते हो वेंडर से, आपके पास ओनरशिप कभी नहीं आती। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उस टाइम पे आपके पास ओनरशिप आएगी गुड्स की, तब आप उन गुड्स के मालिक बनोगे। तब तक जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते उस वक्त तक वेंडर ही उन गुड्स का मालिक रहता है और आप सिर्फ उन गुड्स को यूज़ कर रहे होते हो हर महीने या हर साल कोई पर्टिकुलर अमाउंट इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करके। दोनों के बीच का बड़ा डिफरेंस यही है। अभी हम जो पढ़ेंगे, इससे पहले हमने सारा हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का थोड़ा सा हमने मीनिंग देखा है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है इसकी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। जैसे ही आपने गुड्स को वेंडर से लिया है उसी टाइम पे, ठीक है, ये सेल बन जाती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किस टाइप की सेल होती है, ये क्रेडिट सेल होती है, क्योंकि आप एक तरह से क्रेडिट पे ले रहे हो, उसको उधार पे ले रहे हो। सेकेंड चीज़ है कि ये पेमेंट जो है आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स में करते हो। थर्ड है, इसमें ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र उसी वक्त हो जाती है जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। देन अगर मान लीजिए आपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दी तो क्या होगा? हायर परचेज सिस्टम में क्या होता था, अगर आपने कोई पेमेंट पे नहीं करी, आप
डिफ़ॉल्ट कर गए, आप फेल हो गए वो इंस्टॉलमेंट पे करने से, तो जो हायर सेलर है, वेंडर है, उसके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रीपोजेस कर सकता है, मतलब वो आपसे गुड्स को वापस ले सकता है। उसके अलावा अब तक जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे कर रखी है वो उनको अपने पास ही रखेगा, ठीक है, उनको आपको पे नहीं करेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओनरशिप आपके उसी टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाती है जिस टाइम पे आप गुड्स को ले रहे हो। तो इसीलिए जो है वेंडर जो होता है उसके पास ये राइट नहीं होता कि अगर मान लीजिए आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो वो आपसे गुड्स वापस नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, वो आपको कोर्ट में सू कर सकता है। जो आपका बचा हुआ इंस्टॉलमेंट जो आप पे नहीं कर रहे हो उनको प्राप्त करने के लिए वो आपके ऊपर केस कर सकता है उस बैलेंस अमाउंट को लेने के लिए। देन डिस्पोजल ऑफ गुड्स का क्या मतलब, जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर, क्योंकि आपका जो परचेजर है तुरंत उसको ओनरशिप मिल जाती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे ही वो सेल होती है शुरू में, वैसे ही उसके पास ओनरशिप आ जाती है। तो अब इसके पास पूरा राइट है, ये इन गुड्स को कहीं गिरवी रखता है, कहीं बेचता है, जो भी करना चाहिए उन गुड्स के साथ कर सकता है, जबकि हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं था। सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बेसिकली, अगर मैं आपको एक समरी के तौर पर बताऊँ, एक तरह की क्रेडिट सेल होती है जिसमें परचेजर वेंडर से क्रेडिट पे गुड्स को सेल करता है, परचेज करता है। जैसे ही वो परचेज करता है उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इसके अकॉर्डिंग वेंडर से उसी वक्त गुड्स की ओनरशिप विद पोजेशन परचेजर के पास ट्रांसफर हो जाता है। अब परचेजर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है, क्वार्टरली देनी है, हाफ ईयरली देनी है या ईयरली देनी है, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे करता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता कोई, तो जो वेंडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बची हुई इंस्टॉलमेंट के लिए परचेजर को कोर्ट में ले जा सकता है। वही इंस्टॉलमेंट लेने का उसके पास हक है, वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ऑलरेडी परचेजर के पास जा चुकी है। सो ये होता है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इसे थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम इसका और हायर परचेज सिस्टम के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने हायर परचेज सिस्टम देखा है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कुछ उसी तरीके का है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट इनका नेचर होता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हमने हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल के बीच का डिफरेंस देखा था, उस टाइम पे भी हमने यही पॉइंट देखा था। हायर परचेज सिस्टम होता है अग्रीमेंट ऑफ सेल या अग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। ये एक टाइप का सिर्फ अग्रीमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप परचेज करते हो हायर परचेज के अंदर, उस टाइम पे आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर उसी वक्त, जिस वक्त आप गुड्स को परचेज कर रहे हो क्रेडिट के ऊपर, उसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। ओनरशिप उसी वक्त आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और तब आपके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में उसी वक्त एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, उसी वक्त आपकी जो है ओनरशिप परचेजर के पास चली जाती है, मतलब गुड्स का मालिक वो बन जाता है। राइट ऑफ रीपोजेशन हायर परचेज सिस्टम में हमने पढ़ा ही है। अगर आपका परचेजर जो है एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं मतलब डिफ़ॉल्ट कर देता है एक इंस्टॉलमेंट में भी, तो वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को वापस ले ले उससे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हायर परचेज के ऊपर किसी से गुड्स परचेज करे हैं और मैंने 5 इंस्टॉलमेंट तो दे दी, 6ठी इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाई, उसमें मैं फेल हो गई, तो वेंडर के पास ये हक है, वो मुझसे जो भी गुड्स मैंने उससे लिए हैं, तो एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ट्रक लिया है एक, वो मुझसे ट्रक वापस ले सकता है क्योंकि ट्रक का मालिक अभी भी वही है, मैं नहीं हूँ। सो इसमें रिपोजेशन होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर कोई रिपोजेशन नहीं होता। मान लीजिए मैंने किसी से उधार में ट्रक खरीदा और हम दोनों के बीच का अरेंजमेंट है कि मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर सकती, उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सो इस केस में क्या होता है, हालांकि मैं इंस्टॉलमेंट में दे रही हूँ उसको पैसा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर पाती तो वो मुझसे गुड्स वापस नहीं ले सकता, ट्रक वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रक की ओनरशिप ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। वो हाँ, हालांकि जो उसका पैसा बनता है बचा हुआ, वो ज़रूर वो मुझसे ले सकता है। देन राइट ऑफ फोर फीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये रिपोजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि
आपको पता है जब वेंडर हायर परचेज सिस्टम के अंदर वेंडर जब रीपोसेस करता है गुड्स को, सो पहले की जो इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी परचेजर ने दी हुई हैं, यानी जो मैंने 5 इंस्टॉलमेंट पहले दे दी थी, वो उनको फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट का मतलब है कि वो मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ये उसके पास राइट है, उसने वो भी फॉरफिट कर ली, मतलब वो इंस्टॉलमेंट एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, और गुड्स भी उसने ले लिए। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, आप उनको एज अ फॉरफीचर नहीं दिखा सकते। जो भी आपका अभी तक पेमेंट की गई है उसको फॉरफिट नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जो मैंने पे किया है वो मैंने पे किया है, बाद में जो पे करना बाकी है वो अनपेड बैलेंस जो भी है उसके लिए वो मेरे ऊपर केस तक कर सकता है, लेकिन जो मैंने पहले दिया है वो मैंने दिया है, उसको आप फॉरफिट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर्स। सारे पॉइंट्स आप देखोगे ओनरशिप से रिलेटेड है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हायर परचेज सिस्टम में, क्योंकि जब आप लेते हो गुड्स को तब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है उस वक्त, इसीलिए गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस शर्त के साथ कि परचेज़र अपना बेस्ट उसका ख्याल रख रहा है गुड्स का, उसके अंदर किसी भी टाइप की रिपेयर वगैरह की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है अगर गुड्स में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होती है। और हायर परचेज सिस्टम में मालिक होता है वेंडर, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे की जा सकती, तो इसमें वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि ओनरशिप पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो जिसने खरीदा है, जो परचेजर है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है हर तरह की रिपेयर की उन गुड्स के अंदर। सेम ये चीज़ रिस्क पे अप्लाई होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस शर्त के साथ कि जो परचेज़र है हायर परचेज़र, उसने अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ उन गुड्स को जो भी उसने हायर परचेज पे लिए है उनकी बहुत अच्छे से वो देख रेख कर रहा है, फिर भी अगर किसी तरीके का कोई लॉस वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो ये इसको जो बोर्न करेगा, इसको जो सहन करेगा या वहन करेगा, वो होता है वेंडर, इस रिस्क को। लेकिन क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो जिसका मालिकाना हक है ऑब्वियसली बात है सारे रिस्क वही वहन करेगा। वेंडर क्यों वहन करेगा, उसने गुड्स बेच दिए हैं। राइट टू रिटर्न द गुड्स। अब हायर परचेज सिस्टम में एक चीज़ भी होती है, इसमें रिपोजेशन तो होता है, वेंडर गुड्स को वापस ले सकता है अगर परचेजर ने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है, बट इसमें एक चीज़ और भी होती है, हायर परचेजर अगर चाहे तो वो इन गुड्स को रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए मैंने ट्रक लिया, 10 इंस्टॉलमेंट बनती थी उसकी 10-10 हज़ार रुपये की, 5 महीने मैंने उस ट्रक को यूज़ करा, 5-5 इंस्टॉलमेंट मैंने उसकी पे करी, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट 10,000 की है, तो मान लीजिए 50,000 रुपये मैंने दे दिए। अब मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं और 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे पाऊँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगली डेट आने से पहले, मतलब ड्यू होने से पहले, मैं इस ट्रक को वापस दे सकती हूँ वेंडर को, भी ये पकड़ो तुम्हारा ट्रक, अपना जो एग्रीमेंट है वो हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो, हायर परचेजर रिटर्न कर सकता है अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आगे, या उसको यूज़ नहीं है, मान लीजिए मैंने यूज़ करा 5 महीने, उसके बाद मेरा यूज़ खत्म होगा, तो मैं उसको वापस दे सकती हूँ। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, मैंने उधार में ले लिए, ठीक है, मैंने ट्रक ले लिया, ट्रक की मालिक अब मैं हूँ, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है, ठीक है, वो पैसा मुझे वेंडर को देना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं वापस नहीं दे सकती ट्रक, क्योंकि ट्रक मेरा हो चुका है, वेंडर उसको बेच चुका है, सेलर बेच चुका है, ट्रक की ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है, ट्रक मेरा है, मैं उस ट्रक को वापस नहीं दे सकती अब कि ये रखो अपना ट्रक, अभी तक जो पैसे दिए थे वो भी तुम रखो, इतने महीने मैंने यूज़ कराया, उतने महीने की इंस्टॉलमेंट आप रखिए और ये ट्रक भी रखिए। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे राइट टू रिटर्न गुड्स नहीं होता है। नाउ राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स। हायर परचेजर जो होता है उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो गुड्स को सेल कर सके या उनको मोर्टगेज कर सके जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, क्योंकि उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले तक वेंडर के पास उसकी ओनरशिप होती है गुड्स की। जो ओनर होता है वही उसको सेल कर सकता है या मोर्टगेज रख सकता है। जब मैं परचेजर हूँ, मैं सिर्फ गुड्स को यूज़ कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट उसकी पे कर रही हूँ, जो भी हमारी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करती और जब तक मेरे पास उन गुड्स की ओनरशिप मालिकाना हक नहीं आ जाता, मुझे ये कोई हक नहीं है कि मैं उसे बेच सकूं या मोर्टगेज रख सकूं, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें कुछ वो कंडीशंस वगैरह हो सकती है, क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार बेसिक वो कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्योंकि ओनरशिप मेरे पास आ गई है, तो भले ही मैंने अभी तक सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है इन गुड्स की,
मैं इसको सेल भी कर सकती हूँ और मैं इसको गिरवी भी रख सकती हूँ, ठीक है। हायरर और डेटर, हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति परचेज कर रहा है गुड्स को, उसको हम बोलते हैं हायरर, कि आपने हायर किया है, हायर करने वाला। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जो उधार पे माल खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में भी डेटर कहते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई उधार में माल खरीद रहा है तो वो आपका डेटर है, कि उससे आपको पैसे लेने हैं। सेफ्टी ऑफ गुड्स, अब सेफ्टी ऑफ गुड्स जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप हायर परचेज पे गुड्स को लेते हो तो हायर परचेजर ऑब्वियसली गुड्स को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, हायर परचेजर की। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हालांकि रिस्क और रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि हायर परचेजर को अपनी पूरी ना एबिलिटी के साथ, पूरी कोशिश के साथ जो है ना उन गुड्स को इस तरीके से देखभाल करनी जैसे वो उसके खुद के हैं, ठीक है। तो इसमें जो गुड्स की सेफ रखने का, उसकी सेफ कस्टडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हायर परचेजर की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर वेंडर की तरफ बनती है, ठीक है। सो हायर परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हायर वेंडर। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हालांकि अब देखो गुड्स की ओनरशिप जा चुकी है परचेजर के पास, बायर के पास, ये इसका ओनर है। अब ये इसको संभाल के रखे, ये इसमें इसको तोड़ दे, कहीं आग लगा दे, जो भी करे, अब ये इसकी मर्जी है, ठीक है। ये सेलर की तरफ किसी भी तरीके से लायबल नहीं है गुड्स को सेफ रखने के लिए। वेंडर को एक बार उसने गुड्स सेल कर दिए, कोई मतलब नहीं है परचेजर उन गुड्स का क्या करेगा, उसके पास उसने सेल कर दिए हैं, ओनरशिप जा चुकी है। तो यहाँ पे परचेजर की सेलर की तरफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है गुड्स की सेफ्टी के लिए। लास्ट पॉइंट है आपका बेली का। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था चैप्टर की शुरुआत में कि हायर परचेजर जो होता है वो लीगली गुड्स के एक तरह से बेली की तरह होता है। बेली कौन होता है? बेली एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप एक खास पर्पस के लिए कोई गुड्स देते हो और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है आप उनसे वापस ले लेते हो। और बेली जो होता है जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता तब तक उन गुड्स को अपने पास रखता है और उनकी पूरी तरीके से देखभाल करता है, ठीक है। जो भी पर्पस पूरा करना होता है, जो काम होता है वो करता है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर बेली, हायर परचेजर जो होता है वो लीगली बेली की तरह होता है, ठीक है। लेकिन बायर जो होता है वो बेली नहीं होता, वो ओनर होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर वो ओनर बन जाता है जैसे ही आपने सेल कर लिया, जैसे ही उसने परचेज कर लिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। बेली नहीं है, वो ओनर है, वो मालिक है, वो गुड्स को बेचे, गुड्स को मॉर्टगेज रखे, उनको कैसे ही रखे, उनका कैसा ही ख्याल रखे, नहीं रखे, जो भी करे ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आपका हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कुछ मामलों में हायर परचेज जैसा ही है, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट पे की जाती है और इसमें भी जो कैश प्राइस होता है गुड्स का उससे ज़्यादा की पेमेंट की जाती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का पार्ट होता है दोनों में ही। सो इन मामलों में हालांकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज सिस्टम जैसा है, लेकिन और सभी मामलों के अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज से अलग होता है और इन सब का बेसिस होता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि है अकाउंटिंग। अपनी मेन चीज स्टार्ट हो रही है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी कैसे है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे जब कोई भी गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं तो सेलर और बायर दोनों की गुड्स के अंदर किस तरीके की जर्नल एंट्री की जाती है और कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायर की बुक्स के अंदर कौन सी एंट्री की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप बाय कर रहे हो तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग के ऊपर जो एंट्री बायर की बुक्स में की जाती है, आप बायर हो, जैसे मैं बायर हूँ, मैंने एसेट परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल लागू होता है यहाँ पे। सो एसेट आई है मेरे पास, मैंने इसको कर दिया डेबिट, ठीक है। वेंडर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये रिसीवर, इसको मुझे पैसा देना है। एसेट का जो आप प्राइस लिखते हो वो लिखते हो इसका जो एक्चुअल कैश प्राइस होता है। वेंडर को जो आप देने वाले हो वो हायर परचेज प्राइस देने वाले हो, ठीक है।
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, पर ये हायर परचेज प्राइस इस तरीके से है क्योंकि लेट पेमेंट करने वाले हो। तो जो हायर परचेज के अंदर मैंने आपको रीजनिंग दी थी कि क्यों हायर परचेज प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है कैश प्राइस से, इंटरेस्ट की वजह से। वो इंटरेस्ट क्योंकि इसमें भी शामिल है, क्योंकि आप इसमें भी लेट पेमेंट दे रहे हो। एक साथ अगर आप 4 लाख रुपए किसी को दोगे और आप 4 साल में 1-1 लाख करके दोगे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज जो आपके हाथ में 4 लाख आ जाएंगे ना, वो उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जो आपको 1-1 लाख करके अगले 4 साल में मिलेंगे। सो इसलिए इसमें जो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, हम अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से जाके जो आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, वहाँ आप जाके इसको देख सकते हो। अब क्योंकि ये डिफरेंस इंटरेस्ट का, यहाँ पे हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी आपने देखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। इंटरेस्ट पेड, इसको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने एसेट परचेज करी है, उसकी एंट्री हमने दे दी। अब क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हो, सो हो सकता है आपने कोई डाउन पेमेंट की हो, ठीक है, हाथों हाथ कुछ पैसा आपने उसी वक्त दे दिया हो और बाकी का जो पैसा है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। उस केस में क्या होगा, जो आपने डाउन पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के टाइम पे, उसकी एंट्री करोगे। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप करोगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद आती है, ये तो हो गई आपकी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज। एसेट परचेज करी, उसकी हमने एंट्री डाल दी, हमने डाउन पेमेंट करी है, उसकी एंट्री डाल दी। अब बारी आती है इंस्टॉलमेंट्स की। यहाँ भी आपकी जो इंटरेस्ट ड्यू होगा या आपका जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होगी वो ईयर के एंड में होगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज हैं, ये सारी आप हर साल जितने सालों के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, हर साल के एंड में आप इनको रिपीट करोगे बायर की बुक्स के अंदर। सबसे पहली एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट को ड्यू करने की। ऊपर जब हमने एसेट को बाई करके हमने जो दिखाया था, वहाँ पे जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप शो करते हो, इसके अंदर आप टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट डालते हो। ये दिखाने के लिए है कि जितने रुपए की एसेट आपने टोटल परचेज करी है, उसमें से इस एसेट का कैश प्राइस इतना था और इसका टोटल इंटरेस्ट इतना बनता है। ये इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये उस वक्त आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ आपने दिखाया है कि इसके प्राइस में इतना इंटरेस्ट बनता है। जब इस इंटरेस्ट को एक्चुअल में ड्यू करने की और पेमेंट करने की बारी आएगी, तब आप इसमें से हर साल, इस टोटल अमाउंट में से हर साल का जितना इंटरेस्ट बनता है उतना इंटरेस्ट उस साल के एंट्री के अंदर आप शो करोगे। सो फर्स्ट ईयर में जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, आप उसको शो करोगे। हाँ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट करा था। इसको अगर मैं आपको एक सिंपल से उससे एग्जांपल से दिखाऊं, तो मान लीजिए इतना आपका इंटरेस्ट था, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में से आपने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब इसमें रह गया कुछ इतना। सेकेंड ईयर के एंड में आपने और इंटरेस्ट पे कर दिया इसमें से, तो अब ये रह गया कुछ इतना, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि इंटरेस्ट सस्पेंस में से वो पैसा डिडक्ट होता जा रहा है कि इतना इतना हम पे करते जा रहे हैं एक तरह से। सो सेकेंड ईयर में आपने इंटरेस्ट ड्यू करा है, सेकेंड ईयर में आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एसेट यूज कर रहे हो आप, संपत्ति है आपके पास, बायर हो आप, संपत्ति आपकी है, आपके पास उसका मालिकाना हक है, आपके पास उसकी ओनरशिप है। ऑब्वियसली आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, सीधी सी बात है। बायर चार्ज करेगा कि वो ओनर है, तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वही एंट्री बनेगी उसकी एसेट का, क्योंकि उससे वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन के अमाउंट के बराबर। सो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नाउ सेम वही चीज़ आखिर में आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट की और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपने पे किया है तो ये आपका एक्सपेंस है जो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। डेप्रिसिएशन भी आपके लिए लॉस है, तो आप इसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर डालोगे। दोनों आपकी नॉमिनल आइटम्स है, और नॉमिनल जो भी आइटम्स होती हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो की जाती है। सो ये तो हो गया बायर की साइड। अब हम आते हैं वेंडर की साइड की। वेंडर की बुक में यही एंट्रीज कैसे दिखाई जाएंगी, आप देखोगे यही एंट्रीज होंगी, ठीक है, बस थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का और लिखने का फर्क होगा। सो वेंडर की बुक में सबसे पहले उसने गुड्स को बेचा है,
उसने एसेट बेची है, ठीक है। आप सेल करते हो, सेल जब भी आप सेल करते हो तो आप एक पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हो, सेल्स अकाउंट को, वो आप क्रेडिट करोगे। डेबिट होगा परचेजर का अकाउंट हायर परचेज प्राइस से, जैसे हमने बायर की बुक में वेंडर का अकाउंट क्रेडिट किया था हायर परचेज से, यहाँ हम परचेजर का अकाउंट करेंगे डेबिट हायर परचेज प्राइस के साथ। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सेल्स अकाउंट में हम दिखाएंगे कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम दिखाएंगे टोटल इंटरेस्ट, कि भाई इतने की एसेट हमने बेची है, इस पर्सन को बेची है, इसमें से कैश प्राइस इस एसेट का इतना था और इतना इसका इंटरेस्ट टोटल। देन उसके बाद अगर बायर ने डाउन पेमेंट करी है तो वेंडर ने रिसीव भी करी होगी। ये दोनों एंट्री साल की शुरुआत में ही बनेंगी, सिर्फ एक बार आएंगी, ये रिपीट नहीं होंगी। तो अगर आपने डाउन पेमेंट रिसीव करी है तो ऑब्वियसली बात है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, किससे मिली है, परचेजर से, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। अब बारी आती है जो एंट्री रिपीट होंगी। सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ठीक इसकी रिवर्स एंट्री हम यहाँ बनाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वेंडर को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यहाँ पे, और ये इनकम है, और इनकम का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का इसके ऊपर रूल लगता है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट, परचेजर से रिसीव हुई है, पैसा आपको रिसीव हुआ है, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री वेंडर की बुक्स में हम नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वेंडर को क्या फर्क पड़ता है, उसने एसेट बेच दी, अब ये एसेट उसकी नहीं है, जब वो एसेट का मालिक नहीं है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेगा? सो इसमें डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, इंटरेस्ट की इनकम है, इसीलिए उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इनकम है, और ये नॉमिनल नेचर की आइटम है, और नॉमिनल नेचर की आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाती है। क्योंकि ये इनकम है तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर शो की जाएगी। सो ये हो गई आपकी बायर की एंट्रीज, और दूसरी तरफ हो गई आपकी वेंडर की एंट्रीज। बिल्कुल सिंपल है, एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। जनरल एंट्रीज हो गई हैं, तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि करना कैसे है, ठीक है। जनरल एंट्रीज एक बार याद कर लो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप हाथ से खुद सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन को। 37 का इलस्ट्रेशन है, देखते क्या कह रहे हैं। हरियाणा रोडवेज उसने बस परचेज की है हिंद मोटर कॉरपोरेशन से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के ऊपर 1 अप्रैल 2010 को। ओके, सो जिस ईयर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है 2010 से 2011। कैश उसने पे किया है 1 लाख, यानी डाउन पेमेंट जो करी गई है वो है 1 लाख रुपए की। ओके, अग्रीन टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट जो पे की जा रही हैं 1-1 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स सॉरी, यानी 3 लाख रुपए। तो टोटल जो प्राइस पे किया जा रहा है इन बसेस के लिए वो किया जा रहा है 4 लाख रुपए का। ओके, तो ये एक तरह से हायर परचेज प्राइस है। द प्राइस ऑफ द बसेस इज 3,72,500, ये इनका कैश प्राइस है। ठीक है, तो जैसे कि हमने हायर परचेज में देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के मामले में ये दोनों ही सिस्टम बहुत सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है ये। सो इसीलिए वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। कैश प्राइस से ज़्यादा है हायर परचेज प्राइस, इसका मतलब ये है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको याद है जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, एंट्री करते हैं, सो लास्ट के अंदर लास्ट की इंस्टॉलमेंट जो होती है वहाँ पे हम सीधा 1 लाख रुपए काटेंगे यहाँ से, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अलग से आप इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे क्योंकि पहले से ही इस 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। ओके, नाउ हरियाणा रोडवेज डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करती है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन याद रखिएगा हमेशा कैश प्राइस के ऊपर लगती है, तो इसके ऊपर लगेगी डेप्रिसिएशन। हिंद मोटर कॉरपोरेशन का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो करती है 5% पर एनम। ओके, ठीक है, आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और बुक्स आपकी क्लोज हो जाती है हर साल 31 मार्च को। ओके, सबसे पहला काम आपको करना है वर्किंग नोट्स के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है।
क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट शो करना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। कैश प्राइस लेते हैं सबसे पहले हम। सो कैश प्राइस आपका है 3,72,500 रुपीज़। इंटरेस्ट हमेशा उस अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है जो ड्यू होता, मतलब जो अभी देनी बाकी है। कैश प्राइस में से आपने 1 लाख रुपए जो है डाउन पेमेंट के उसी वक्त आपने वापस दे दिए, मतलब उसी वक्त आपने पे कर दिया। तो जब ये पैसा आपने परचेजर ने अपने पास रखा नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कुछ देना नहीं बनता। आज मैंने खरीदा, आज ही मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनने का कोई चांस ही नहीं है। एक दिन मैं छोड़ के पैसा देती तो भी 1 दिन का इंटरेस्ट हम सोच सकते थे कि वो लगाता, ठीक है। तो इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट लगने का नहीं है। अब आ गया 2,72,500 रुपये। सो 2,72,500 रुपये यहाँ से अपनी स्टार्ट होगी इंस्टॉलमेंट्स। सबसे पहले अगर हम एक बात करें, 1 अप्रैल 2010 को आपने एसेट खरीदी और 1 अप्रैल 2010 को आपने ये पेमेंट कर दी, ठीक है। दूसरी पेमेंट आपने करी है 31 मार्च 2011 को, इसी साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में। इसका मतलब पूरा साल ना सिर्फ आपने बस इस्तेमाल करी है बल्कि आपने एक पूरा साल वेंडर के पैसे भी अपने इस्तेमाल करे। जो पैसे आपको उसको देने थे, ये 3,72,500 की जो बस खरीदी है आपको देने थे वेंडर को, लेकिन आपने 1 लाख तो दे दिए इसमें से, पर ये 2,72,500 पूरा 1 साल के लिए आपने अपने पास रखे। यानी आपने वेंडर के पैसे, ये उसके पैसे, आपने उसको भी यूज करा और आपने बस तो यूज करी ही है ओब्वियसली। सो ये जो 1 लाख 1 साल के लिए आपने ये पैसे अपने पास रखे हैं, अब इसका लगेगा इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसमें कर देंगे ऐड। इंटरेस्ट था 5% पर एनम। 2,72,500 रुपए को 1 साल के लिए अपने पास रखने और 1 साल के लिए यूज करने के लिए 5% इसका इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 13,625 रुपए। ये आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपका। इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाएगी 2,86,125। ये अमाउंट है जो आप ड्यू होगी। यानी 1 साल बाद परचेजर को, वेंडर को जो अमाउंट देनी है वो देनी है 2,86,125। अब 31 मार्च को अगर वो ये पेमेंट कर देता तो मामला खत्म है, ठीक है। बट 31 मार्च 2011 को इसको जो पेमेंट करी गई है वो करी गई है 1 लाख रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो अभी जो अमाउंट पे करनी बाकी है वो है 1,86,125, ठीक है। आज भी अगर ये पेमेंट वो कर देता 1,86,125, मान लीजिए 1 अप्रैल को ही, तो ये मामला यहाँ पे खत्म हो जाता, ठीक है। कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने तुरंत ही ये बची हुई अमाउंट भी आपने पे कर दी। लेकिन आपने क्या करा, अगली इंस्टॉलमेंट आपने 1 साल बाद, यानी 1 साल तक 31 मार्च 2012 तक आपने पूरा 1 साल इस अमाउंट को अपने पास रखा, यानी आपने इसको यूज करा है। तो जिस अमाउंट पे वेंडर का हक था, जो वेंडर का पैसा है ये, इसको आपने 1 साल यूज करा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1,86,125 पे 1 साल का 5% इंटरेस्ट जो है वो बनता है आपका 9,306 रुपये, ठीक है। ये सेकेंड इंटरेस्ट है आपका। इसको मिला के अब अमाउंट बन जाती है 1,95,431। अब अगर आप इस अमाउंट को भी पे कर देते तो ऑब्वियसली सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता। बट क्योंकि आपकी अरेंजमेंट ऐसी हो रही है कि आपने 31 मार्च 2012 को इंस्टॉलमेंट पे करी है सिर्फ 1 लाख रुपए की, ओके। अब जो पैसा बच गया, जो बैलेंस बच गया, जो ड्यू है वो है 95,431, ठीक है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट बनी थी तो 3 साल का इंटरेस्ट बनेगा और फाइनल पेमेंट जो करी गई है वो करी गई है 1 लाख रुपए की। अब वही हायर परचेज वाला याद करो, क्या होता है, अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको देखो इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 1-1 लाख रुपए की, इससे ज्यादा 1 रुपया भी आप नहीं दोगे क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख की बनी है और इसमें पहले से ही इंटरेस्ट शामिल है। सो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप दोगे वो 1 लाख रुपए की ही दोगे और इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट शामिल है। इसका मतलब इसमें से अगर मैं ये वाला पैसा हटा दूं, घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट,
ठीक है। तो ये बनेगा आपका 4569। इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से बनेगा। तो लास्ट हो गई आपकी इतनी, 31 मार्च 2013 को आपने ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो ये आपका सिस्टम बनता है जिस टाइम पे आप आपका जो प्राइस है जो आप पे कर रहे हो गुड्स के लिए वो कैश प्राइस से ज़्यादा होता है और उसकी इंस्टॉलमेंट में पहले से ही इंटरेस्ट शामिल होता है। तो आपकी पेमेंट 1 लाख की ही होगी, इंस्टॉलमेंट इतने की बनेगी, इससे ज़्यादा की बन नहीं सकती। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो इन दोनों का बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए ये जो टोटल हमारा प्राइस है जो 4 लाख रुपए बना था, ये 4 लाख ना हो के 3 लाख होता, ठीक है, या 3,50,000 होता और आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं होती, उस टाइम पे हमें यहाँ भी इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, उसे फिर हम ऐड करते और फिर आपकी फाइनल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले से इंटरेस्ट शामिल है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब हमें सारी इंटरेस्ट की अमाउंट मिल गई तीनों, 13,625, 9,306 और 4,569। यानी हमें मालूम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर टोटल अमाउंट हमें इन तीनों का जोड़ डालना है। अब हम चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बायर की बुक्स पे एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ बायर, फर्स्ट एंट्री एसेट को परचेज करने की ईयर के स्टार्टिंग में। ईयर है आपने परचेज कब किया है, 1 अप्रैल 2010 को। तो जिस दिन परचेज करा है उसी डेट को हम डालेंगे यहाँ पे, 2010 अप्रैल 1। एंट्री क्या बनती है, जो भी एसेट है वो इंटरेस्ट सस्पेंस दोनों डेबिट टू वेंडर। वेंडर यहाँ पे है हिंद मोटर, ली है आपने बस, सो एंट्री बन जाएगी आपकी बसेज अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हिंद मोटर्स अकाउंट। हमने हिंद मोटर से बस खरीदी है जिसका कैश प्राइस था 3,72,500, पर क्योंकि हमने उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम से खरीदा है तो हमें उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, और क्योंकि पैसा कुछ टाइम के लिए हमारे पास रहेगा, वेंडर के पास नहीं रहेगा, तो इसमें इंटरेस्ट शामिल है। और जो टोटल इंटरेस्ट हमारा बनेगा जो हमें देना है वेंडर को वो है 13,625 प्लस 9,306 प्लस 4,569, यानी 27,500 रुपये। तो टोटल जो हमारा प्राइस बनता है जिसपे हमने बस ली है वो बनता है 4 लाख रुपए का, जो हम कैसे पे करेंगे, 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में, जिसमें से 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट हमने उसी दिन कर दी। तो हमने किसको पेमेंट कर दी, हमने हिंद मोटर्स को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो हिंद मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। बाकी का हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, और क्योंकि वो पैसा हमारे पास 1-1 साल के लिए, जितने भी साल के लिए है वो रहेगा, उसके ऊपर उसके हिसाब से इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा। अब हम आएंगे साल के एंड में 2011 31 मार्च, जब हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में से ये निकल जाएगा। पहली जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी इंटरेस्ट की वो थी 13,625, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। सो इंस्टॉलमेंट भी हम साल के एंड में पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे, किसको पे करेंगे, जिससे हमने परचेज कराया यानी हिंद मोटर्स, उसको हमने कॉरपोरेशन लिमिटेड आप पूरा लिख लोगे, तो ये हो जाएगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। पैसा हमारे पास से चला गया क्योंकि हमने 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करी है। इस 1 लाख रुपए में ये 13,625 इंटरेस्ट के शामिल है। अब हमने एसेट परचेज करी है, बस हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस बस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगी। डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह का लॉस है, नॉमिनल नेचर का है, तो हम इसे डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड टू बसेस, बसेस एसेट है हमारी और डेप्रिसिएशन की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, या फिर हम कहें बस की जितनी वैल्यू कम होती है वो हम डेप्रिसिएशन उसके बराबर की अमाउंट की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, या हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में पैसा डाल देते हैं
ठीक है, ताकि इस पैसे को हम बाद में यूटिलाइज कर सके बसेस को रिप्लेस करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन लगेगी बसेस पे, और ये डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे लगती है। बस का कैश प्राइस था 3,72,500, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो लगेगी 3,72,500 रुपये पे। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जा रही है वो चार्ज की जा रही है 10% पर एनम के हिसाब से। पूरा साल हमने बस को यूज करा है 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 के लिए, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। चाहे इसको 12/12 कर दो या ना भी करो, फर्क नहीं पड़ता। इसका 10% आपका हो जाएगा 37,250। और ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी इसमें से जब हम 37,250 को डिडक्ट कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। अब हमने इंटरेस्ट दिया है, डेप्रिसिएशन लगाई है, दोनों नॉमिनल नेचर की है और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर जाती है। तो हम इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये उसके डेबिट साइड पे जाएंगी, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जाते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, तो दोनों को हमने डाल दिया P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। 13,625 का इंटरेस्ट और 37,250 की डेप्रिसिएशन, टोटल मिलके चला गया 50,875 रुपये। ये हो गया फर्स्ट ईयर की एंट्री, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी आता है सेकेंड ईयर। तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 फर्स्ट ईयर चला गया। अब 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012, सो 2012 को रेपिटेटिव एंट्री कौन सी है? इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की, डेप्रिसिएशन की और इन्हें P&L में ट्रांसफर करने की, ये 4 एंट्रीज। तो 31 मार्च 2012 को हम फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट जो हमारा ड्यू होगा वो होगा 9,306 रुपये का। फिर से हम जो है ना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अपनी किस पे लगेगी? क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारी लगेगी, इसमें से हम इसको जब डिडक्ट कर देंगे ये बनेगा आपका 3,35,250। इसकी 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। और नेक्स्ट फाइनल ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर लगेगी। ठीक है, मैं सारी एंट्रीज आपको नहीं बता रही, क्योंकि यही 4 एंट्री जो है आपकी, इंटरेस्ट वाली, इंस्टॉलमेंट वाली, डेप्रिसिएशन वाली और ये P&L वाली, यही 4 एंट्रीज आपकी 3 साल तक रिपीट होंगी जब तक कि आप इंस्टॉलमेंट्स को पे कर रहे हो। अब बारी आती है बायर के बुक्स के अंदर कौन से अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले बायर की बुक के अंदर बनेगा एसेट का अकाउंट, यानी बस का अकाउंट। ठीक है, सेकंड अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा वेंडर का अकाउंट। 2 अकाउंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसेट अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी आप बनाओगे बायर की बुक में, जिसमें कि सारी इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। अब ये अकाउंट बनेंगे कैसे? तो अकाउंट बनाने का तो बेसिक सा ये तरीका, जो आपने एंट्रीज करी हैं ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे आपकी जो है लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार ये अकाउंट्स बना के शो करती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे बस का अकाउंट। ओके, अब देखिए बस के अकाउंट में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले आपने बस परचेज करी है तो उसकी एंट्री जाएगी। बस आपके पास आई है तो बस का अकाउंट होएगा डेबिट, लेकिन किस अमाउंट से डेबिट होगा? आपका बस का अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे देखिए एंट्री में आपने क्या किया है, बस अकाउंट को डेबिट किया है कैश प्राइस से, ठीक है। और क्रेडिट में किस नाम से एंट्री है? हिंद मोटर्स के नाम से, यानी डेबिट साइड के ऊपर हिंद मोटर्स के नाम से, वेंडर के नाम से एंट्री होगी। और इसमें जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी कैश प्राइस 3,72,500 रुपये का, ठीक है। क्रेडिट साइड पे किस चीज़ की एंट्री होगी? अब ये जो बस परचेज की गई है ये 2010 अप्रैल 1 को परचेज की गई है। याद रखिएगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये एंट्रीज उस हिसाब से बनती है। पहले एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री यहाँ बनेगी, दूसरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्री यहाँ बनेगी। तो पहला फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे जो ईयर बनता है वो बनेगा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011। अब 31 मार्च 2011 को क्या हुआ है इस एसेट से रिलेटेड? तो आप देखोगे कहाँ पे आ रहा है बस का नाम, यहाँ डेप्रिसिएशन की एंट्री में। बस को आपने क्रेडिट किया है, डेबिट किया है डेप्रिसिएशन को। इसका मतलब बसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री होगी। और पहले जो डेप्रिसिएशन की आपने अमाउंट डाल रखी है यहाँ पे 37,250, तो वो आप यहाँ डाल दोगे 37,250। बाकी का जो आपका बैलेंस बच जाएगा 31 मार्च को वो बचेगा बैलेंस
CD जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ये हो जाएगा आपका 3,35,250। ये यही बैलेंस है जिसके ऊपर अगले साल आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब नेक्स्ट ईयर April 1, 2011 को आप इस बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, टू बैलेंस BD, ये हो जाएगा 3,35,250। अब नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी इस अमाउंट पे 10% की, सो इसकी 10% बनेगी 33525। फिर से बैलेंस CD बचेगा और फिर लास्ट थर्ड ईयर, क्योंकि आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, थर्ड ईयर में आपका उसकी एंट्री यहाँ होंगी, बैलेंस BD यहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन लास्ट और क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से आपका एसेट का अकाउंट बनेगा। फिर बारी आती है आपके वेंडर के अकाउंट की। तो वेंडर आपका है हिंद मोटर्स। अब ये अकाउंट मैं आपको पूरा इसलिए बना के नहीं दिखा रही क्योंकि ये वही सेम चीज़ें हो रही हैं जैसा कि हमने हायर परचेज के अंदर अकाउंट्स बनाए थे। बेसिक अकाउंटिंग है, आप आराम से अकाउंट्स बना सकते हो एंट्रीज के बेसिस पे भी। सो हिंद मोटर्स के अंदर फर्स्ट एंट्री देखिए क्या हो रही है। हिंद मोटर्स को अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, यानी हिंद मोटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। किस नाम से एंट्री होगी? जिस अकाउंट को आपने डेबिट करा है। तो यहाँ आपने 2 अकाउंट्स को डेबिट किया हुआ है, एक तो बसेस के अकाउंट को, एक इंटरेस्ट सस्पेंस को। 2010 April 1 यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 2 बसेस एंड 2 इंटरेस्ट सस्पेंस। सो बसेस के अंदर आपका चला जाएगा जो आपका कैश प्राइस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3,72,500 और यहाँ चला जाएगा 27,500, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी यहाँ पे? दूसरी एंट्री आप याद देखिए 1 अप्रैल 2010 को क्या हो रहा है, डाउन पेमेंट पे करी जा रही है। हिंद मोटर को आपने डेबिट करा है, यानी हिंद मोटर अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री होगी 2010 April 1। किस नाम से एंट्री होगी? बैंक टू बैंक 1 लाख। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री एक साथ आप यहाँ करेंगे, तो ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अभी बाकी है। 31 मार्च 2011 31 मार्च को क्या हुआ है? हिंद मोटर्स की एंट्री ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पे है। हिंद मोटर्स अकाउंट को आपने डेबिट कर रखा है, डेबिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से? क्रेडिट जिस अकाउंट को किया है, बैंक टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 1 लाख रुपए की, ठीक है। बाकी आपका बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो भी बचा है वो अगले साल जाके बैलेंस BD बनेगा। फिर अगले साल आप दोबारा से हिंद मोटर्स की आप एंट्री डालोगे जिसमें आपकी दोबारा से इंस्टॉलमेंट, अब तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री रहेगी क्योंकि परचेज और डाउन पेमेंट तो सिर्फ पहले साल शुरू में एंट्री होती है, उसके बाद सिर्फ इंस्टॉलमेंट की रिपीट होती है जिसमें आपका वेंडर का नाम आता है, ठीक है। वेंडर की एंट्री होगी। सेम इसी तरीके से आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो आप ये देखोगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका कहाँ पे शो कर रहा है। फर्स्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आप देखोगे यहाँ है, ठीक है। सो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाओगे इसके हिसाब से आपने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराया तो डेबिट साइड के ऊपर एंट्री होगी किस नाम से? जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट कराया, यानी हिंद मोटर्स के नाम से। तो हिंद मोटर्स अकाउंट कितने रुपए की, यहाँ जितना अमाउंट आपने शो कर रखा है 27,500। सेकेंड एंट्री कैसे होगी? अब एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आप यहाँ डालोगे, ठीक है। ये तो April 1, 2010 की है। साल का एंड आपका कब हो रहा है? 2011 31 मार्च। 2011 31 मार्च को क्या हो रहा है जिसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाया गया है ये, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट के नाम से 13,625 की आप यहाँ पे एंट्री डालोगे। यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट 13,625। बाकी का क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। ये नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग बनेगा। फिर अगले साल का जो इंटरेस्ट आप ड्यू करोगे उसको इस तरीके से आप शो करोगे, ठीक है। अब बारी ये तो हो गई बायर की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी। वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था बिल्कुल रिवर्स, अमाउंट्स यही रहेंगी आपकी, बस उनके नाम बदल जाएंगे। तो जैसे कि आपने बस खरीदी थी, परचेजर के अकाउंट में चला जाएगा आपका, परचेजर जो भी है हरियाणा रोडवेज, यहाँ आ जाएगा आपका हरियाणा रोडवेज, ठीक है। कितने रुपए का हायर परचेज प्राइस क्या था? 4 लाख। टू सेल्स कैश प्राइस कितना था? 3,72,500। इंटरेस्ट कितना था हमारा टोटल? ये रहा 27,500। सो बिल्कुल उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएंगी 27,500, ठीक है। कितनी डाउन पेमेंट करी थी? बैंक अकाउंट टू हरियाणा रोडवेज 1 लाख रुपए की। ये 2 एंट्री तो सिर्फ एक ही बार होंगी, बाकी की रिपीट होंगी। सो हर साल के एंड में इंटरेस्ट कितने का ड्यू किया गया था? 13,000 समथिंग का, ठीक है। आ जाएगी
कितने की इंस्टॉलमेंट थी? 1 लाख की, हर साल रिपीट होगी 3 साल के लिए। डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं डालनी, बस इंटरेस्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 13,625 रुपये था आई थिंक, हाँ 13,625, यहाँ आ जाएगा 13,625 और ये हो जाएगा 13,625। ये लास्ट की 3 एंट्रीज जो है हर साल रिपीट होंगी सेलर की बुक्स में, सेलर के अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आप सेलर की बुक्स में अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले जो मेन अकाउंट बनेगा आपका वो बनेगा यहाँ पे, ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेंडर की बुक्स के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं मेन आपके, पहला परचेजर का, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस। दूसरी तरफ बायर की बुक्स में जो अकाउंट बनते हैं, 3 अकाउंट बनते हैं। पहला एसेट का, जो भी एसेट खरीदी गई है, दूसरा वेंडर का जिससे खरीदी गई है, और तीसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो एक बार आपने जर्नल एंट्री समझ ली, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपके अकाउंट्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आई थिंक हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।